हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 30 जून 2026 के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजोन। गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजोन सेशेल्स द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। मोदी को पूर्वी अफ्रीका के द्वीपीय देश सेशेल्स ने अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजोन से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रदान किया है सेशेल्स ने। यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान उन्हें सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ रहे सभी देशों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण को अपना दायित्व मानने वाले राष्ट्रों को समर्पित किया। यह सम्मान भारत की क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ब्लू इकोनॉमी, मरीन कंजर्वेशन और SITS अर्थात स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के साथ सहयोग वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है। सेशेल्स की बात करें तो इसकी राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा रूपी है। यह हिंद महासागर में द्वीपीय राष्ट्र अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना जिससे आर्थिक विकास हो और मरीन इकोसिस्टम अर्थात समुद्री पारिस्थितिकी भी सुरक्षित रहे। यही है ब्लू इकोनॉमी। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स क्या है? संयुक्त राष्ट्र UNO द्वारा मान्यता प्राप्त छोटे द्वीपीय विकासशील देश हैं जो समुद्र स्तर में वृद्धि, चक्रवात, जलवायु परिवर्तन और सीमित प्राकृतिक संसाधनों जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। उस तरह के राष्ट्र सीड्स कहलाते हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। सेशेल्स भी सीड्स देश है। सेशेल्स सबसे छोटा अफ्रीकी देश है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा अफ्रीकी देश है। यह 115 द्वीपों का समूह है। आर्कीपेलागो है। 115 द्वीपी समूह, 115 द्वीपों का। एल्डाब्रा एटॉल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह विश्व की सबसे बड़ी जायंट टॉर्टोइज आबादी पाई जाती है। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा हाल ही में सबसे उम्रदराज टॉर्टोइज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वैले डी मे नेचर रिजर्व जो है, वैले डी मे नेचर रिजर्व भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह कोकोडीमर नामक दुर्लभ पाम वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। कोकोडीमर वृक्ष जो होता है इस यहाँ पाया जाता है वैले डी मे नेचर रिजर्व में। और एल्डाब्रा एटॉल यहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ टॉर्टोइज की आबादी पाई जाती है। भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए। 1976 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की राष्ट्रीय विधानसभा नेशनल असेंबली को संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी समुद्र एवं तटीय संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। वहीं ग्रीन इकोनॉमी कम कार्बन उत्सर्जन, संसाधनों के कुशल उपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित व्यापक आर्थिक मॉडल है। ग्रीन इकोनॉमी कम कार्बन का उत्सर्जन, संसाधनों के कुशल उपयोग पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पैक्स सिलिका समिट में AI अपॉर्चुनिटी डिक्लेरेशन पर भारत सहित कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? पैक्स सिलिका समिट में, तो इसका सही उत्तर होगा 35 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पैक्स सिलिका पहल यह अमेरिका की पहल पर, USA की पहल पर आयोजित पैक्स सिलिका समिट में भारत सहित 35 देशों ने AI अपॉर्चुनिटी डिक्लेरेशन, AI अवसर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 35 देशों ने। इस पहल का उद्देश्य AI, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और मजबूत बनाना है। AI को सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को। इस सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया। पैक्स सिलिका समिट। भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया? S कृष्णन ने किया। पैक्स सिलिका नाम का अर्थ क्या होता है? पैक्स का अर्थ होता है, लैटिन भाषा में का शब्द है, इसका अर्थ होता है शांति। पैक्स का अर्थ होता है शांति और सिलिका का अर्थ है सिलिकॉन, जिससे कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है। अर्थात पैक्स सिलिका का अर्थ है सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला।
वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला। एआई की शुरुआत कब हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार प्रयोग 1956 ईस्वी में जॉन मैकार्थी द्वारा डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में किया गया। डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस यूएसए में किया गया। इसी कारण जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल वे खनिज जो आधुनिक उद्योग एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वैसे मिनरल्स जो आधुनिक उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, ये सब जो है क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। ओपन एआई की बात करें तो भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभुजीत सिंह को बनाया गया है। ओपन एआई का मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभुजीत सिंह को बनाया गया है। ओपन एआई का पहला कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। और ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत देश है। भारत देश है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में एआई को वैश्विक स्टार्टअप ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में। आगे चलते हैं। भारत सरकार की संबंधित योजनाएं। इंडिया एआई मिशन की शुरुआत 2024 ईस्वी में हुई। इंडिया एआई मिशन की शुरुआत, इसका उद्देश्य भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना। वैश्विक नेतृत्व दिलाना इंडिया एआई मिशन शुरुआत 2024 में हुई। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2021 ईस्वी में हुई। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021, इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसकी स्थापना 2021 ईस्वी में हुई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आईएमएफ द्वारा जारी इंटरनेशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी डाटा रिपोर्ट 2026 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तो भारत का स्थान 5वां है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में यह आईएमएफ द्वारा जारी किया गया इंटरनेशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी डाटा रिपोर्ट, IRFCL डाटा रिपोर्ट 2026 जारी किया आईएमएफ ने। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। विश्व में 5वें स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार में टॉप 5 देश में पहले पे चीन है, दूसरे पे जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा ताइवान और 5वां भारत है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होने से आयात करने में सुविधा होती है। आर्थिक संकट के समय देश सुरक्षित रहेगा। अपनी मुद्रा को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में भी आसानी होती है। भारत के फॉरेन रिजर्व्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या शामिल होता है? तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, FCA, यह सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। अमेरिकी डॉलर जैसे यूरो, पाउंड, येन, ये सब आदि विदेशी मुद्राएं होती है, इसमें रहता है। गोल्ड रिजर्व्स, RBI द्वारा रखा गया सोना, ये भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में शामिल है। SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यह IMF द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। IMF में भारत की आरक्षित निधि जो है, रिजर्व पोजीशन, वो है। उसके बाद हम लोग बात करें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई। 27 दिसंबर 1945 को इन्होंने कार्य 47 से प्रारंभ किया और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 191 है। सदस्य देश 191 और भारत संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। IMF के संस्थापक सदस्य देशों में भी शामिल है भारत। चीन की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। इसका निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है। येन इसका प्रमुख करेंसी है, येन। स्विट्जरलैंड बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का वैश्विक केंद्र है। स्विट्जरलैंड, इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम में से एक है स्विट्जरलैंड। ताइवान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर निर्माता है ताइवान। TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मुख्यालय यहाँ है। AI और चिप मैन्युफैक्चरिंग के कारण हाल के वर्षों में लगातार चर्चा में रहा है ताइवान। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1949 ईस्वी में हुआ। इसका हेडक्वार्टर बंबई है और इसके वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 26th गवर्नर है, 26th संजय मल्होत्रा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अधिसूचित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2026 के किस नियम के से रिटेलर्स एवं नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस को छूट दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल से इसे छूट दी गई है रिटेलर्स एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस को। भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 को अधिसूचित किया है।
इस नए संशोधनों के तहत रिटेलर्स, खुदरा विक्रेताओं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेसेस को जो खाद्य पदार्थ नहीं बनाते केवल बेचते या वितरित करते हैं उन्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टॉक रोटेशन नियम का पालन करने से छूट दी गई है। सरकार का उद्देश्य छोटे खाद्य व्यापारियों पर अनावश्यक कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क एवं अनुपालन का बोझ कम करना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य छोटे खाद्य व्यापारियों पर जो अनावश्यक कागजी कार्रवाई है उसका और अनुपालन का बोझ कम करना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। यदि किसी किराना दुकान, सुपरमार्केट या खाद्य वितरण व्यवसाय को देखें तो पहले से रखे गए सामान को पहले बेचना एक सामान्य प्रक्रिया होती है इसमें, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए इसका विस्तृत रिकॉर्ड रखना कठिन होता है। अब सरकार ने ऐसे छोटे व्यवसायों को इस नियम से छूट देकर उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया सरल कर दी है। खाद्य सुरक्षा के मानकों में कोई छूट नहीं दी गई है, केवल रिकॉर्ड रखने और स्टॉक रोटेशन से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया सरल की गई है। खाद्य सुरक्षा के मानकों में कोई छूट नहीं दी गई है। FSSAI की बात करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, फसाई का। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत बना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI के कुछ कार्य जैसे खाद्य सुरक्षा मानक तय करना, फूड लाइसेंस जारी करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी करना, मिलावट को रोकना, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान रखना। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करें तो यह प्रति वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इससे जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात करें तो इसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। यह FAO और WHO की संयुक्त पहल पर इसकी स्थापना हुई। FAO और WHO इसका विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक विकसित करना उद्देश्य है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी का नाम किस महान भारतीय नेता के सम्मान में रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया, नाम से क्लियर है, ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी। इस बैक्टीरिया का नाम सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया है। इसे पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से खोजा गया, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से खोजा गया है। यह बैक्टीरिया पी नाइट्रोफिनॉल जैसे विषैले रसायनों, टॉक्सिक केमिकल्स को तोड़ने, डिग्रेड करने की क्षमता रखता है यह बैक्टीरिया, ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी। साथ ही हैवी मेटल्स जैसे लीड, कैडमियम, मरकरी इसकी उपस्थिति में भी जीवित रह सकता है बैक्टीरिया यह, और पी नाइट्रोफिनॉल जैसे विषैले रसायन को डिग्रेड करने की क्षमता रखता है। भविष्य में इसका उपयोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंटल क्लीनअप, बायो रेमेडिएशन में किया जा सकेगा। आज उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। जो भी रासायनिक अपशिष्ट निकल रहे हैं नदी जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। यदि कोई ऐसा सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाए जो इन विषैले रसायनों को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर सके तो प्रदूषण को कम करना आसान हो जाएगा। ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया, फफूंद या अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से नष्ट या कम किया जा सकता है। बायो रिमेडिएशन। पी नाइट्रोफिनॉल क्या है? यह एक विषैला औद्योगिक रसायन, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसका उपयोग कीटनाशकों, डाई, दवाओं, रसायन उद्योग में होता है पी नाइट्रोफिनॉल का। यदि यह जल में मिल जाए तो जल जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पी नाइट्रोफिनॉल इसे डिग्रेड करने की क्षमता रखता है ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? वैसे धातु जो कम मात्रा में भी विषैले हो सकते हैं, जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सब कम मात्रा में भी विषैला हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, कटक, उड़ीसा में। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुगली नदी की बात करें तो गंगा नदी की प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरी है, अर्थात पानी गंगा नदी से लेती है। पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, कोलकाता और हावड़ा इसी नदी के किनारे स्थित है, दोनों के बीच है हुगली नदी। हाल ही में न्यूज में है सोलेनम पांडी, यह अंडमान निकोबार में खोजी गई नई जंगली बैंगन की प्रजाति है, जंगली बैंगन की प्रजाति है सोलेनम पांडी। पश्चिम बंगाल के बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ का राजकीय पशु फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी
व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो छाती सप्तपर्णी है। राजकीय पुष्प नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, जिसको शिउली कहते हैं, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन है, पश्चिम बंगाल की राजकीय फूल। नई प्रजाति का वैज्ञानिक नामकरण आईसीएनपी के नियमों के अनुसार किया जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसके अनुसार किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग बायो रिमेडिएशन, बायो फर्टिलाइजर, फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी में व्यापक रूप से होता है बैक्टीरिया का उपयोग। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किया गया ई सुश्रुत @क्लिनिक प्लेटफॉर्म किस मिशन का हिस्सा है? ई सुश्रुत, तो यह है एबीडीएम का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है ई सुश्रुत प्लेटफॉर्म। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने ई सुश्रुत क्लिनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसे सीडेक ने बनाया है, इसे सीडेक ने विकसित किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, सीडेक। यह एक क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह क्लाउड बेस्ड है। इसका उद्देश्य छोटे क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स और अन्य अस्पताल संबंधी कार्य डिजिटल रूप से संचालित किए जा सकेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अस्पताल के सभी कार्य डिजिटल रूप से संचालित किए जा सकेंगे। इसी में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा को स्थानीय कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट सर्वर पर सुरक्षित रखेगा। इससे होगा कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा, डाटा बैकअप रहेगा, अधिक सुरक्षा रहेगी, कम लागत में रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है? EHR, यह मरीज का डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड होता है, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इसे बीमारी के इतिहास, दवाई, जांच रिपोर्ट, एलर्जी, डॉक्टर की सलाह आदि सभी सुरक्षित रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 ईस्वी को हुई। 27 सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई। इसी में आगे आभा आईडी, आभा आईडी क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो होता है, इसका आभा का अर्थ हुआ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह प्रत्येक नागरिक की यूनिक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी है, यूनिक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड देश के किसी भी जुड़े हुए अस्पताल से साझा कर सकता है। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और यह मिटी मंत्रालय के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है सीडेक। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करें तो इसे 15 अगस्त 2020 ईस्वी को नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की गई, 15 अगस्त 2020 को। 27 सितंबर 2021 को इसका नाम बदलकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कर दिया गया। 15 अगस्त 2020 को इसकी स्थापना की गई, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की गई और 27 सितंबर 2021 ईस्वी को लगभग एक साल बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम कर दिया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 4 प्रमुख डिजिटल स्तंभ है, आभा आईडी, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। EHR, HPR, HFR और आभा आईडी, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दीक्षा। दीक्षा को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। भारत सरकार ने दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है दीक्षा। इसका उद्देश्य नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थी, शिक्षकों एवं अभिभावकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है, नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। यह प्लेटफॉर्म 36 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म जो होगा वह 36 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में होगा। इसमें QR कोड आधारित पुस्तकें, 2D 3D एनिमेशन, इंटरेक्टिव कंटेंट रहेंगे, एजुकेशनल वीडियोज रहेगा,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। पहले प्रत्येक राज्य का अलग अलग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म था, अब दीक्षा को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि पूरे देश के विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा उपलब्ध हो सके। दीक्षा दीक्षा भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्कूल प्रशासन सभी कर सकते हैं। दीक्षा का 2D 3D एनिमेशन आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है? जटिल विषय के चित्रों एवं एनिमेशन के माध्यम से सरल बनाया जाता है। जटिल विषयों को चित्रों एवं एनिमेशन के माध्यम से सरल बनाया जाता है। विशेष रूप से विज्ञान, गणित, भूगोल, बायोलॉजी की पढ़ाई अधिक रोचक बनती है 2D 3D एनिमेशन से। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। दीक्षा केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि यह टीचर्स ट्रेनिंग का भी प्रमुख प्लेटफॉर्म है। टीचर्स ट्रेनिंग का भी प्लेटफॉर्म है। क्यूआर आधारित एनसीईआरटी पुस्तकें को इनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स कहलाती है। इनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक कहलाती है। सीआईईटी की बात करें तो यह एनसीईआरटी की इकाई है। सीआईईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दीक्षा एवं डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीआईईटी यह एनसीईआरटी की ही इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है एथन वाज। एथन वाज भारत के 96 ग्रैंड मास्टर बन गए, शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। वे गोवा के रहने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के समय उनकी आयु 14 वर्ष है। ग्रैंड मास्टर बनने के समय उनकी आयु 14 वर्ष है। उनकी फीडे रेटिंग 2522 है। उनसे पहले अरुण्य घोष जो थे वो 95 ग्रैंड मास्टर बने थे। 95th ग्रैंड मास्टर अरुण्य घोष थे। अभी 96th बने हैं एथन वाज गोवा के। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर शतरंज की सर्वोच्च अस्थायी उपाधि है, हाईएस्ट परमानेंट टाइटल है। यह उपाधि पाने के लिए खिलाड़ियों को सामान्यतः 2500 या उससे अधिक फीडे रेटिंग प्राप्त करनी होती है। 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने होते हैं। फीडे रेटिंग क्या होता है? फीडे रेटिंग किसी खिलाड़ी के अंतरराष्ट्रीय शतरंज क्षमता का आधिकारिक माप है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज क्षमता का आधिकारिक माप है फीडे रेटिंग। जितने मजबूत खिलाड़ियों को आप हराएंगे आपकी रेटिंग उतनी ही बढ़ती है। फीडे की बात करें तो फीडे की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। इसका भी मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में है फीडे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिस प्रतिमा एम सिंह। जस्टिस प्रतिमा एम सिंह इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिमा एम सिंह इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश बनी है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस। इन्हें बौद्धिक संपदा आईपी कानून के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बौद्धिक संपदा कानून के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान आईपी हॉल ऑफ फेम एकेडमी अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान आईपी हॉल ऑफ फेम एकेडमी यूएसए द्वारा प्रदान किया जाता है। विपो के जजेज एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जजेज एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी है। इनके कार्यकाल के दौरान भारत में पेटेंट फाइलिंग और आईपी अवेयरनेस में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पेटेंट फाइलिंग और आईपी अवेयरनेस में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति के दिमाग से उत्पन्न होती है। बौद्धिक संपदा जैसे कोई नया आविष्कार, नई तकनीक, पुस्तक, कोई संगीत, चित्रकला, लोगो, ब्रांड, इन सभी को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे कानूनी अधिकार हैं जो किसी आविष्कारक या रचनाकार को उसकी बौद्धिक संपदा पर विशेष अधिकार देते हैं। आईपीआर के प्रमुख प्रकार की बात करें, आईपीआर के प्रमुख प्रकार में पेटेंट है, जिसे किसी नए आविष्कार की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। भारत में इसकी अवधि 20 वर्ष है। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट पुस्तक, फिल्म, संगीत, सॉफ्टवेयर आदि की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई ब्रांड नेम, उसका लोगो, उसके सिंबल की सुरक्षा प्रदान करता है ट्रेडमार्क। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं टाटा, अमूल, रिलायंस। इसी में जीआई टैग होता है, किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद की पहचान होती है, जीआई टैग। इंडस्ट्रियल डिजाइन उत्पाद के बाहरी डिजाइन की सुरक्षा करता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये सब आईपीआर के प्रकार हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के।
WIPO विपो की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। विपो की स्थापना 1967 में हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है विपो के। 1974 से संयुक्त राष्ट्र की यह विशेष एजेंसी है। 1974 से विपो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है विपो। 1967 में स्थापना हुई। भारत में पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट का प्रशासन कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM द्वारा किया जाता है। भारत में पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का प्रशासन CGPDTM द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित कानून देखें तो पेटेंट एक्ट जो कि 1970 ईस्वी में आया। पेटेंट्स एक्ट कब आया? 1970 का है। कॉपीराइट एक्ट 1957 का है जिसे 58 ईस्वी में लागू किया गया। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 ईस्वी में आया, इसे 2003 से लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल स्वदेशी तेज गश्तीपोत फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ICGS अक्षय। पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे गोवा के वास्को डिगामा स्थित शिपयार्ड में आयोजित समारोह में औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया। अक्षय का अर्थ है अविनाशी, इम्पेरिसेबल। अक्षय यह पोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ICGS अक्षय। ICGS अक्षय। ICGS का काम क्या होगा? यह तटीय निगरानी करेगा, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, समुद्री कानूनों का पालन कराना, एंटी पायरेसी पेट्रोल, पोल्यूशन रेस्पॉन्स, समुद्र में फंसे मछुआरों एवं नाविकों की सहायता करेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ की निगरानी करेगा। EEZ की निगरानी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुई। 1 फरवरी 1977 को हुई। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय वास्को डिगामा गोवा में है। EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र का वह क्षेत्र है जहां किसी देश को समुद्री संसाधनों के दोहन एवं उपयोग का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वह EEZ कहलाता है। समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक, समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक यह रहता है और भारत का EEZ लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में है। भारत का EEZ। INS अर्नाला हाल ही में न्यूज में रहा। यह भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। INS अर्नाला यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। यह भारतीय नौसेना ने इसे शामिल किया है और ICGS अक्षय को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। गोवा की बात करें, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस। वहीं गोवा राज्य की स्थापना दिवस 30 मई को है। गोवा राज्य की स्थापना दिवस 30 मई को है। चलिए देखते हैं हम लोग गोवा राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। गोवा में कुल 6 वन्य जीव अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। मोलेम नेशनल पार्क है जो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य का ही मुख्य कोर क्षेत्र जो है वह मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। अन्य वन्य जीव अभयारण्य को देखें तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। यह गोवा का सबसे बड़ा अभयारण्य और दूध सागर जलप्रपात यहीं स्थित है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य में ही दूध सागर जलप्रपात स्थित है। अगला है कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य। कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? गोवा में है। यह अपने ऊंची ट्री टॉप वॉच टावर के लिए फेमस है। कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य। बोंदला वन्य जीव अभयारण्य जो है वह गोवा का सबसे छोटा अभयारण्य है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य यह चोराव द्वीप पर स्थित है। यह मैनग्रोव और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोराव द्वीप पर है। महादेई वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी देखे जाते हैं महादेई वन्य जीव अभयारण्य गोवा में। अगला है नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य जो है वह पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण गलियारा है। अपने झरनों और समृद्ध जैव विविधता के लिए फेमस है। गोवा में है नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, फिर महादेई, सलीम अली पक्षी, बोंदला, कोटीगांव,
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और एक मोलेम राष्ट्रीय उद्यान।